Hello students, welcome to AS Tutorials. So students, लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था that why resources are important. फिर हमने देखा था that क्यों हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है. सो रिसोर्स प्लानिंग करने के पीछे मेजर रीज़न क्या होता है दैट रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है एंड अगर हमने उनको मिसयूज़ किया सो देयर विल बी अ टाइम जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे. सो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. अभी यहाँ पे हमें रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बताया है. वी हैव सीन के रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज रिसोर्सेज जितने प्रेजेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है उतने ही फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स सी कि यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में हमें क्या बताया है. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी but irrational consumption and overutilization of resource may lead to socio-economic and environmental problems. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि resources जो है वो किसी भी एक्टिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन अगर हम रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करेंगे या बिना सोचे समझे अगर हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं. द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देन उसके बाद वो हमने रिच एंड पुअर का प्रॉब्लम पढ़ा था, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कब, जब हम रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करते हैं तब. To overcome this problem, resource conservation at various levels is important. This has been the main concern for the leaders and thinkers in the past. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करें जो रिसोर्सेज को कंजर्व करने में मदद करती है. करेक्ट, मतलब जो हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जो वेस्ट किया जा रहा है, हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेगी जिससे ये रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो, ये रिसोर्सेज ओवर यूटिलाइज नहीं हो. नाउ ये सिर्फ कॉमन लोगों का नहीं, इवन जो लीडर्स रहे हैं उनका भी ये टॉपिक ऑफ कंसर्न रहा है बिकॉज बिना रिसोर्सेज के ना तो आप प्रेजेंट में कोई डेवलपमेंट कर सकते हो और ना ही फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट कर सकते हो. सो रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं. तो यहाँ पे हमें गांधी जी के बारे में बताया है दैट गांधी जी का क्या बोलना था या उनका क्या थॉट था ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन. लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in this words. उन्होंने बताया है that why resource conservation is important. तो उनका words क्या है यहाँ पे, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. उन्होंने अपना जो concern है resources को लेकर वो कैसे show किया है by using a phrase कि nature के पास needs पूरी करने के लिए resources है. That is, नेचर के पास इतने रिसोर्सेस हैं कि जितने भी लोग, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स अर्थ पर हैं वो उन सब के नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं. कौन? रिसोर्सेस. लेकिन ग्रीड फुलफ़िल कर पाना पॉसिबल नहीं है. क्या बोला है यहाँ पे गांधी जी ने, उन्होंने अपना कंसर्न कैसे शो किया था, किन वर्ड्स में शो किया है दैट ही टोल्ड कि नेचर के पास हर एक पर्सन की नीड्स के लिए सब कुछ है. करेक्ट, नीड्स जितनी भी होंगी उनको नेचर अपने रिसोर्सेज से सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ग्रीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता बिकॉज वी ऑल नो कि ज़रूरतें सेटिस्फाई हो सकती है लेकिन लालच सेटिस्फाई नहीं हो सकता. सो गांधी जी ने भी यही कहा था दैट नेचर के पास नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज है लेकिन ग्रीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं. ही placed the greedy and selfish individual and exploitive nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. गांधी जी ने क्या कहा था दैट जो ग्रीडी लोग हैं वो और जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये दोनों की वजह से रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं. अगर ये ग्रीडी लोग, ये सेल्फिश लोग नहीं होते तो रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होते, रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज नहीं किया जाता.
He was against mass production and wanted to replace it with production by the masses. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That गांधी जी मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे. मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब क्वांटिटी में मतलब लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस होती है. एंड लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, मशीन्स को यूज़ करके. सो गांधी जी मॉडर्न मशीनरी के अगेंस्ट थे. अगर आपको याद होगा तो उन्होंने वीविंग के लिए चरखा दिया था हमें, करेक्ट, बिकॉज वो क्या बताना चाहते थे? दैट हम मिल मेड क्लोथ यूज़ नहीं करेंगे. क्योंकि उनका बोलना क्या था? दैट ये मशीन्स जो है वो क्या करती है? रिसोर्सेज को भी ओवर यूटिलाइज करती है ना. मशीन्स में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं. सो वेरी फर्स्ट थिंग, मशीन क्या करती है? रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करती है. एंड सेकेंड थिंग, मशीन्स जो है वो क्या कह सकते हैं, वर्कर्स का काम छीनती है उनसे, करेक्ट. तो गांधी जी क्या बोलते थे? ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट बाय द मास प्रोडक्शन. एंड वो क्या चाहते थे? दैट प्रोडक्शन शुड बी डन बाय मासेस. मासेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ऑफ पीपल. तो वो मशीन प्रोडक्शन को हटाकर जो वर्कर्स प्रोडक्शन करते हैं उसको लेकर आना चाहते थे. क्लियर? सो यहाँ पर उन्होंने अपने कंसर्न में बताया है कि वाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट द लैंड रिसोर्स. किसके रिलेटेड है? इट इज़ अबाउट द लैंड रिसोर्स बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. समझा वहाँ तक? क्या बताया था रिसोर्स कंजर्वेशन में? दैट रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए क्योंकि अगर हमने उन्हें ओवर यूटिलाइज किया तो देर विल बी अ टाइम जब रिसोर्सेज नहीं बचेंगे. एंड विदाउट रिसोर्सेज हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. लैंड रिसोर्स. वी लिव ऑन लैंड. वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज. Thus, land is the natural resources of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transportation, and communication system. However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. क्या बताया हुआ है हमें? That land जो है इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब किस पे परफॉर्म करते हैं? लैंड पर. वी लिव ऑन लैंड. हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, हम एग्रीकल्चर करें या हम कोई भी अदर एक्टिविटी करें, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ लैंड, है ना. लैंड नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को, हर एक चीज़ को कौन सपोर्ट करता है? लैंड सपोर्ट करता है. नाउ एक और चीज़ यहाँ पे जाननी है, दैट लैंड जो है इज़ फाइनाइट. फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. लैंड लिमिटेड है हमारे पास. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उस लिमिटेड लैंड को केयरफुली यूटिलाइज करें. क्योंकि अगर हमने उसे केयरफुली यूटिलाइज नहीं किया, बिना प्लानिंग के अगर हमने लैंड यूटिलाइज किया तो फिर हम लैंड क्रिएट भी नहीं कर सकते. हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. या तो फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा, या तो हमारा एग्रीकल्चर कवर कम हो जाएगा, या फिर ह्यूमंस के लिए रहने के लिए जगह नहीं बचेगी. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ लैंड को यूज़ करें ताकि फॉरेस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रेसिडेंशियल एरिया के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास लैंड अवेलेबल रहे. लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है हमें. अब इंडिया का लैंड पैटर्न हमें दिया हुआ है, देखते हैं. इंडिया हैज़ द लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? डिफरेंट रिलीफ फीचर्स होते हैं ना. माउंटेन होता है, प्लेटोज होते हैं, प्लेन्स होते हैं. अब यहाँ पे हमें इंडिया के लैंड के बारे में बताया है दैट हमारा कितना परसेंट लैंड माउंटेन के फॉर्म में है, कितना परसेंट लैंड प्लेटोज के फॉर्म में है, एंड कितना परसेंट लैंड प्लेन के फॉर्म में है.
ठीक है, लेट्स सी नाउ। इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारा 43%, दैट इज टोटल लैंड एरिया जितना भी इंडिया में है उसका 43% कौन से फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ प्लेन। वी ऑल नो कि ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये सब मेनली कौन से एरिया में होती है? प्लेन में होती है, करेक्ट। माउंटेन्स में हम सेटलमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, माउंटेन में हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नहीं हो सकता, प्लेटोज़ में भी हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं हो सकता ना, वाटर का शॉर्टेजेस रहता है, सॉइल की क्वालिटी रहती है। सो प्लेन इज़ द एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सो हमारी कंट्री में 43% एरिया इज़ कवर्ड विथ प्लेन, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लेन्स किसके लिए यूटिलाइज होता है? फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर इंडस्ट्रीज। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% फॉर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। पहला कौन सा बताया हुआ है हमें? प्लेन। प्लेन कितना है? 43% एरिया प्लेन है, जिसमें जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है। 30% एरिया इज़ कवर्ड विथ माउंटेन्स। ये माउंटेन्स हमें, पहली बात तो पेरिनियल रिवर्स का जो वाटर है वो कहाँ से आता है? माउंटेन से। पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं? जो रिवर्स पूरे ईयर फ्लो करते हैं, है ना, जैसे गंगा रिवर, ये पूरे ईयर फ्लो करता है। समर्स में इनको पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द ग्लेशियर, एंड बारिश में तो वी ऑल नो के रेनफॉल से इनको वाटर मिलता है। सो जो रिवर्स पूरे ईयर फ्लो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिनियल रिवर। उन पेरिनियल रिवर का सोर्स क्या है? माउंटेन। माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं, दिस आर दी सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर। तो ये पहला यूज़ है। देन उसके बाद ये टूरिज़्म के लिए एंड इकोलॉजी के लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो माउंटेनियस एरियाज़ को विज़िट करते हैं। तो ये जो 30% लैंड है जो माउंटेन से कवर्ड है वो हमें वाटर एंड टूरिज़्म एक्टिविटी के लिए सपोर्ट करता है। लास्ट आता है दी अदर 27% लैंड। 27% of the area of country is a plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि जो 27% एरिया प्लेटोज से कवर्ड है, यहाँ पर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स हमको मिलते हैं। तो तीनों टाइप का लैंड इम्पॉर्टेंट है। पहला कौन सा था? प्लेन। कितना था प्लेन? 43%। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। देन उसके बाद था माउंटेन्स 30%, ये किसको सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? वाटर। देन उसके बाद टूरिज़्म के लिए हेल्प करता है हमें। एंड लास्ट कौन सा है? प्लेटोज। तो प्लेटोज 27% एरिया कवर करते हैं, यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। क्लियर? सो ये हमारा था द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप पाई चार्ट के थ्रू भी देख सकते हो। द ब्लू पार्ट इज प्लेन जो 43% है, फिर पर्पल माउंटेन्स है एंड येलो प्लेटोज है। 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है एंड 27% प्लेटोज है। ओके, अब आता है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। इस टॉपिक में हमें बताया है कि हमारे पास जो लैंड है हम उसको किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट? लैंड को हम इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेसिडेंशियल एरिया के लिए, फॉरेस्ट के लिए। फिर कितना लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, कितना लैंड बैरन होता है, मतलब वो बंजर होता है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता, डेजर्टिक एरियाज़ होते हैं। सो हमें यहाँ पर बस बताया हुआ है कि लैंड को कितने डिफरेंट वेज में यूटिलाइज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पहला, फॉरेस्ट। लैंड किसके लिए यूज़ होता है? पहला, फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब
ये वो लैंड है जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते, है ना। पहला लैंड कौन सा है, फॉरेस्ट में जो यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा दिया हुआ है, जिस लैंड पे हम एग्रीकल्चर नहीं करते, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड नहीं है, लैंड के और भी यूजेज है। तो यहाँ पर कौन से यूजेज है वो हमें बताया है। सो पहला, लैंड इज़ यूज्ड अंडर फॉरेस्ट। दूसरा, कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता। तो कल्टीवेशन के लिए अगर यूज़ नहीं होता तो कहाँ यूज़ होता है, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, जिस एरिया को हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। आइदर वो एरिया क्या होता है, बैरन मतलब बंजर, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, या फिर वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो कल्टीवेबल नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, ये सेकेंड यूज़ क्या है लैंड का हमारा, कि जो लैंड को हम बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं, वो सेकेंड टाइप है। मतलब अब तक कितने यूटिलाइजेशन कंप्लीट हुए हमारे, पहला फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। अच्छा अभी ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब जिस लैंड पे हम कल्टीवेशन नहीं करते। ये कौन सा था, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। दिस इज द अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब हम कर सकते थे बट वी आर नॉट यूजिंग इट, फॉलोइंग रीजंस की वजह से। पहला, परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये कौन सा लैंड है, जहाँ पर हम कैटल्स को ग्रेज कराते हैं। अगर कैटल्स वहाँ पे अपना फूड कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हम, ओके। सेकेंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। अब आपने देखा रहेगा कि बहुत सारा लैंड जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, ऐसे ही मतलब वहाँ पर हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नहीं ग्रो करते, बट वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नेचुरली ट्रीज ग्रो होती है अपने आप। तो वो भी वो लैंड भी है जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल, जब आप रोड पे चलते हो तो आसपास में यू सी द लैंड, ठीक है, जहाँ पर ऐसे ही ट्रीज़ ग्रो हुई है, सब अलग अलग टाइप की ट्रीज़ है, तो उस लैंड को भी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ये क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड मतलब क्या हो गया, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं लेकिन वी आर नॉट डूइंग द एग्रीकल्चर ओवर देयर। कितने ईयर्स के लिए, फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। यहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता है बट इट इज़ लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर्स। फिर आता है फेलो लैंड्स ना, अब तक हमने 3 पढ़े। पहला कौन सा था, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बाद लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। फिर नेक्स्ट आता है फेलो लैंड्स। करंट फेलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। आपने देखा रहेगा कि जब एग्रीकल्चर में सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है तो हम क्या करते हैं, वो लैंड को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। सो जो लैंड रेस्टिंग पीरियड में है और जिसको बिना कल्टीवेट किए लेस देन 1 ईयर हुआ है हमें, उसे हम क्या कहेंगे, करंट फेलो लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, करंट फेलो लैंड, ठीक है। कौन सा लैंड है ये, जिस लैंड को हमने 1 ईयर या उससे कम के लिए कल्टीवेट नहीं किया हो। रेस्टिंग पीरियड जिसका कितना है अभी, 1 साल या उससे कम के लिए जिस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं, करंट फेलो लैंड। फिर आता है अदर देन करंट फेलो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। बहुत बार क्या होता है कि 1 ईयर में फर्टिलिटी रीगेन नहीं होती, तो इट इज़ लेफ्ट फॉर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए हम उसे कल्टीवेट नहीं करते, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदर देन करंट फेलो लैंड, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, 4th था फेलो लैंड्स में। एंड लास्ट आता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है,
एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अच्छा, यहाँ पे नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दोनों बताया हुआ है हमें। नेट सोन एरिया जहाँ पर हमने इस ईयर पूरा क्या कह सकते हैं, इस ईयर कल्टीवेशन किया है मोर देन वन क्रॉप, मतलब एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप जब हम ग्रो करेंगे तो उस पूरे को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या दिया है यहाँ पे, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। कौन सा एरिया, पहला जहाँ पे जिस एरिया में हम एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो एरिया, प्लस नेट सोन एरिया, दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या कहेंगे उसे हम, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये 5 हेड्स हमें दिए हुए हैं फॉर लैंड यूटिलाइजेशन। पहला लैंड किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द फॉरेस्ट। दूसरा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो कहाँ पे है, आइदर वो बंजर ज़मीन है या वेस्ट लैंड है, या फिर उसको हमने रोड्स, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज़ के लिए, मतलब रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें आता है ग्रेजिंग लैंड्स। फिर लैंड्स जहाँ पर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो हुए हैं, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मतलब हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं लेकिन 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हमने इसको कल्टीवेट नहीं किया, तो वो किस में आएगा, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। फिर आता है फेलो लैंड, इसमें भी 2 पार्ट है, करंट फेलो, अदर देन करंट फेलो। करंट में क्या आएगा, जिस लैंड को हमने 1 ईयर या उससे कम के लिए कल्टीवेट नहीं किया, वो किस में आएगा, करंट में। अदर देन करंट में कौन सा आएगा, जिस लैंड पे हमने 1 ईयर से लेके 5 ईयर के बीच में कोई भी पीरियड में हमने कल्टीवेशन नहीं किया, मतलब मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, अदर देन करंट फेलो। एंड लास्ट आता है नेट सोन एरिया। सो नेट सोन एरिया मतलब रिसेंटली आपने कितने एरिया में क्रॉप ग्रो किया है, इज द नेट सोन एरिया। प्लस आप जिस एरिया में एक से ज़्यादा बार क्रॉप ग्रो करते हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये था हमारा ओवरऑल लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट बताया हुआ है अबाउट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। नेक्स्ट हमें किसके बारे में बताया है, इंडिया के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया में लैंड कैसे यूज़ किया है, या वी कैन से कैसे डिवाइड किया है। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technology, capability, and culture and traditions, etc. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि किसी भी एरिया में क्या ग्रो होगा या उस एरिया के लैंड को हम कैसे यूज़ करेंगे, वो फिज़िकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, माउंटेन है, प्लेन है, कौन से टाइप का लैंड है, इन सब के साथ साथ प्लस उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, हाँ, पॉपुलेशन कितना है, टेक्नोलॉजीज़ कितनी है, वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर लैंड का यूटिलाइजेशन पैटर्न डिपेंड करता है। ठीक है, माउंटेन्स है तो वहाँ का लैंड यूज़ पैटर्न एंड प्लेन्स का लैंड यूज़ पैटर्न दोनों अलग रहेगा। क्लियर, क्योंकि पॉपुलेशन भी अलग है दोनों का, क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है दोनों की, सो ये दोनों का जो लैंड यूज़ पैटर्न होगा वो भी अलग रहेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ ये वाले पैराग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है, दैट इंडिया का टोटल लैंड एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
हमने 93% एरिया का सर्वे किया हुआ है, मतलब जो भी आप आगे इंफॉर्मेशन पढ़ोगे वो 93% डेटा की है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स एंड जम्मू एंड कश्मीर जो एरिया पाकिस्तान एंड चाइना ने ऑक्यूपाई किया है वहाँ का पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो हम आगे जो भी कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो 93% डेटा के रिलेटेड होगा, मतलब वी कैन से 93% लैंड एरिया के रिलेटेड होगा। ओके The land under permanent pastures has also decreased. How? Wait. यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स कंटिन्यू। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। अच्छा, ये जो डेटा है ना वो हमें इस ग्राफ के बेसिस पर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें 2 ईयर्स का ग्राफ दिया हुआ है। पहला ईयर 1960-61 पाई चार्ट है ये हमारा, और दूसरा 2008-2009 ये पाई चार्ट दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट एरिया अब इंक्रीज़ हुआ है। पहले कितना था? 45.26% था, अब कितना है? 46.24। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि हमारा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके बाद बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड, मतलब ये येलो वाला पार्ट, करेक्ट। ये पहले कितना था? 12%, अब कितना है? 8.61%। ये कैसे हम मतलब ये कैसे डिक्रीज़ हुआ कि जो पहले वेस्ट लैंड था या जो पहले बैरन लैंड था, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या किया है? उस लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया है। इसलिए आप देख सकते हो कि जो अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड था 1960-61 में 12% था और अभी डिक्रीज़ होकर 8.61% हो गया है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ पहले कितना था? 4.95%, अभी कितना है? 5.57%। तो ये क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हुई है, तो रेसिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा है। तो इसके लिए ये जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ वाला एरिया है वो 1960-61 में कम था एंड अभी इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। फिर नेक्स्ट है परमानेंट पेस्चर, 4.71, अभी डिक्रीज़ होके कितना हो गया है? 3.38। देन उसके बाद एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, पहले कितना था? 1.50, अभी कितना है? 1.11। मतलब जो वेस्ट लैंड ऐसे आसपास पड़े थे उनको भी हमने कल्टीवेट किया है। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड पहले कितना था? 6.23%, अभी 4.17। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड क्या होते हैं? जो एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सकता है बट करेंटली इट इज़ नॉट बीन यूज्ड। तो पहले वो ज़्यादा एरिया था जिसको हम यूज़ नहीं करते थे, बट अब हम उसे यूज़ करते हैं। सो ऐसे ही हमें डिफरेंट एरियाज़ के बारे में यहाँ पे ग्राफ में पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेट्स सी इसके आगे क्या दिया है हमें। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years. And if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area in India comes about 54% of the total reporting area. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman and Nicobar Island. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट अगर आप ये दोनों ग्राफ्स देखोगे, दोनों चार्ट्स देखोगे तो यू विल सी के जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ हुआ है, नेट सोन एरिया भी इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या दिया है कि ये जो नेट सोन एरिया है ना वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा, ये एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं,
तो यहाँ पे नेट सोन एरिया अबाउट 80% है, मतलब टोटल लैंड का 80% नेट सोन में है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बट देर आर सर्टन स्टेट्स जहाँ पे नेट सोन एरिया 10% से भी कम है ना। अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये सब कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर एग्रीकल्चर 10% से भी कम एरिया में होता है। तो ये शो करता है डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस। इसका रीज़न क्या होगा, दैट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या जो सॉइल की क्वालिटी है वो पंजाब हरियाणा में बेटर है, इसीलिए वहाँ पर क्रॉप ज़्यादा ग्रो होते हैं, वहाँ पे हमें वाटर भी मिलता है ना, बारिश से भी, प्लस हमारे पास इरिगेशन के लिए भी फैसिलिटीज़ है, पेरिनियल रिवर्स वहीं से फ्लो करते हैं, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशन वैसा है। दैट इज़ द रीज़न के पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जगहों पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। वहीं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट प्रॉपर नहीं है, इसीलिए वहाँ एग्रीकल्चर कम होता है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of the forest depends upon it. A part of land is termed as wasteland and the land put to other non-agricultural uses. Wasteland includes rocky, arid and desert areas, and land put to other non-agricultural use includes settlement, roads, railways, industries, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in the land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मतलब कोई भी कंट्री में 33% एरिया किस में कवर्ड होना चाहिए, फॉरेस्ट से, तो ही बैलेंस रहेगा, तो ही एक कंट्री क्या कह सकते हैं, मतलब एक कंट्री में बैलेंस रहेगा। अगर फॉरेस्ट 23% से कम है तो वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट एरिया है इज़ फार लोअर देन दी, वो 33% से काफ़ी कम है। जितना हमें फॉरेस्ट के लिए बोला गया है उतना फॉरेस्ट के लिए हमारे पास एरिया नहीं है। नेक्स्टली अभी इसमें हमें बताया है कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में डेजर्टिक लैंड्स आते हैं, देन उसके बाद रोड्स, रेलवेज़ के लिए जो लैंड यूज़ करते हैं वो आते हैं। सो ये सब लैंड के यूटिलाइजेशन पैटर्न्स हमें बताए हैं यहाँ पे। नेक्स्टली क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि अगर हमने लैंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया और अगर लैंड डिग्रेडेशन हुआ तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारे सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को फेस करने पड़ेंगे। अगर हम अभी कोई सीरियस मेजर लेते हैं तो इससे होने वाले रिपरकशंस को हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमने अभी इसे स्टॉप नहीं किया तो हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा लैंड यूज़ पैटर्न ख़त्म होता है।